वेलकम डियर स्टूडेंट्स, बायोटेक्नोलॉजी फॉर कंपटीशन। इसके अंतर्गत हम कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बायोटेक्नोलॉजी को पढ़ेंगे। कंपटीशन चाहे आप किसी भी लेवल का दे रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कंपटीशन में 4 से 5 क्वेश्चंस आपके बायोटेक्नोलॉजी के पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए बायोटेक्नोलॉजी को बहुत ही सरल तरीके से पढ़ेंगे, जिससे कि हमारे ऐसे बच्चे जो कि साइंस बैकग्राउंड के नहीं है वो भी आसानी से बायोटेक्नोलॉजी को समझ लेंगे। हम जो भी टॉपिक्स इसमें पढ़ेंगे, सभी टॉपिक्स के ऊपर वीडियो के लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, जिससे आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा और साथ ही आपको ये भी पता लगेगा कि इन टॉपिक्स में से किस तरह के क्वेश्चंस कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है। बायोटेक्नोलॉजी दो वर्ड्स बायोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी से मिलकर बना है। बायोलॉजी का मतलब होता है लाइफ, जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, एंड टेक्नोलॉजी का मतलब होता है जब किसी भी काम को करने के लिए हम अपनी प्रायर इंफॉर्मेशन, प्रायर नॉलेज को अप्लाई करते हुए साइंटिफिक तरीके से ऑर्गेनाइज्ड मैनर में जब हम किसी काम को परफॉर्म करते हैं। जस्ट सपोज हमारे पास में कोई रॉ मटेरियल एक्स है। इस रॉ मटेरियल एक्स से हमारे को एक प्रोडक्ट वाई बनाना है। तो यहाँ पर हम अपनी प्रायर इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज को अप्लाई करते हुए हम देखेंगे कि रॉ मटेरियल एक्स के लिए हम कौन कौन से टूल्स काम में लें, ऐसे कौन सी हम कंडीशंस रखें एक्स के लिए, जिससे कि जो प्रोडक्ट वाई बनेगा उसका अमाउंट हमारे को ज़्यादा मिले, प्रोडक्ट की क्वालिटी बेटर हो, इसके साथ ही प्रोडक्ट के बनने में टाइम भी कम लगे एंड कॉस्ट कम आए। तो कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं। इन पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए हम रॉ मटेरियल एक्स के लिए टूल्स है, कंडीशन है, इसको हम डिसाइड करेंगे एंड अपना प्रोडक्ट वाई बनाएंगे। तो यही काम बायोटेक्नोलॉजी में होता है, जिसमें हम बायोलॉजिकल प्रोसेस को एज ए रॉ मटेरियल लेते हैं और इसके साथ में हम टेक्नोलॉजी जोड़ देते हैं। बायोलॉजिकल प्रोसेस जैसे कि हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं फर्मेंटेशन का, जिसको हम किण्वन के नाम से भी जानते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस है। यहाँ पर हम एक ईस्ट का एग्जांपल लेते हैं जिसमें फर्मेंटेशन होता है एंड फर्मेंटेशन के रिजल्टेंट अल्कोहल बनता है। अल्कोहल एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल रिएजेंट है। इसको हमें लार्ज स्केल पर, इंडस्ट्रियल लेवल पर अगर हमें बनाना है, तो यहाँ पर हम टेक्नोलॉजी को कैसे अप्लाई करेंगे, हम ये देखेंगे कि ईस्ट में हम ऐसे कौन से चेंजेस कर सकते हैं, ऐसे कौन से मैनिपुलेशन कर सकते हैं, जिससे ईस्ट की ऐसी स्ट्रेन्स मिले जो कि कम समय में ज़्यादा अमाउंट में अल्कोहल को प्रोड्यूस कर दे। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी का पार्ट हो जाता है। हम ईस्ट का जब कल्चर कराएंगे तो हम देखेंगे कि ऑप्टिमम टेम्परेचर हम कितना रखें, न्यूट्रिएंट मीडियम हम कैसा लें, पीएच हम कितने रखें अपने कल्चर की, कितनी देर के लिए हमारे को कल्चर कराना है, जिससे बनने वाला अल्कोहल अच्छी क्वालिटी का मिले, ज़्यादा अमाउंट में मिले। तो ये सब किसके पार्ट हो जाएंगे, टेक्नोलॉजी के पार्ट हो जाएंगे। और बायोटेक्नोलॉजी में हम यही करते हैं, हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनके बायोलॉजिकल प्रोसेस, उनके प्रोडक्ट को टेक्नोलॉजी को अप्लाई करते हुए, टेक्नोलॉजी को काम में लेते हुए हम उनके प्रोडक्ट्स को अपने लिए बनाते हैं। बायोटेक्नोलॉजी बच्चों कोई नया विज्ञान नहीं है। मानव ने सभ्यता के विकास के साथ ही दूध से दही कैसे जमाया जाता है, सिरका कैसे बनाया जाता है, या फिर जौ से शराब कैसे बनाई जाती है, इसको सीख लिया था। लेकिन ये काम तब नॉन साइंटिफिकली होते थे। लेकिन जब 1919 में कार्ल एरिक ने बायोटेक्नोलॉजी का टर्म दिया, तो उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर साइंटिफिक तरीके से काम होने लगा। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस बनी, डिपार्टमेंट बने। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, बायोटेक्नोलॉजी का टर्म दिया था कार्ल एरिक ने और ये हंगरी के इंजीनियर थे। बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विकास हुआ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की खोज के बाद। 1970-1980 के आसपास जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की डिस्कवरी हुई, तो बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में तेजी से विकास हुआ और वर्तमान समय में आज हर क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है। ऐसा कोई सेक्टर नहीं है, चाहे वो फूड सेक्टर हो, एग्रीकल्चर सेक्टर हो, मेडिकल का सेक्टर हो, जहां पर बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं किया जा रहा। तो कहने का मतलब है वर्तमान समय में बायोटेक्नोलॉजी हर क्षेत्र में काम में ली जा रही है। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ने बायोटेक्नोलॉजी को अपने अपने तरीके से डिफाइन किया है। यहाँ पर हम दो डेफिनेशंस को पढ़ते हैं। बायोटेक्नोलॉजी इज द कंट्रोल्ड यूज ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट्स सच एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स
और सेलुलर कंपोनेंट्स फॉर बेनिफिशियल यूज ऑफ ह्यूमन बींग्स। और दूसरी डेफिनेशन है बायोटेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ scientific and engineering principles to the processing of materials by biological agents to provide goods and service। कहने का मतलब है कि बायोटेक्नोलॉजी में विज्ञान और इंजीनियरिंग मीन्स तकनीकी के सिद्धांतों को अप्लाई करते हुए, उनका प्रयोग करते हुए माइक्रो ऑर्गेनिज्म या इनके उत्पादों को बनाया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनके बायोलॉजिकल प्रोसेस को मानव अपने लिए कैसे बेहतरीन तरीके से प्रयोग करे, इसके ऊपर बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम किया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी में विज्ञान की कौन कौन सी ब्रांचेस काम आती हैं, बायोटेक्नोलॉजी के स्कोप क्या है, इसको हम बहुत आसानी से एक ट्री के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि एक ट्री में बीच में एक स्तंभ होता है, स्टेम होता है। तो जो स्टेम है ट्री का, ये हमारा हो गया बायोटेक्नोलॉजी का फील्ड। ठीक है, इसको हम बायोटेक्नोलॉजी का फील्ड ले लेते हैं। और ट्री की जो रूट्स होती हैं, ये रूट्स हो गई हमारी बायोटेक्नोलॉजी में प्रयोग में ली जाने वाली ब्रांचेस, चाहे वो केमिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच हो, केमिकल इंजीनियरिंग, सेल बायोलॉजी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इकोलॉजी, टेक्सोनोमी, कंप्यूटर साइंस। तो कहने का मतलब है कि विज्ञान की अलग अलग ब्रांचेस बायोटेक्नोलॉजी की जड़ों की जैसे होती है, जिनका प्रयोग बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में किया जाता है। ट्री की जो ब्रांचेस होती हैं वो बायोटेक्नोलॉजी के स्कोप है, चाहे फिर वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, मेडिकल टेक्नोलॉजी हो, मेडिकल का फील्ड हो हमारा मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, या फिर एनिमल बायोटेक्नोलॉजी हो, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, हमारा ये एग्रीकल्चर का फील्ड हो, एनवायरमेंट हो, एनर्जी हो, बायो एनर्जी, बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन, इंडस्ट्रीज हो। कहने का मतलब है कोई सा भी फील्ड हो, सभी फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी का आज प्रयोग किया जा रहा है। ये बायोटेक्नोलॉजी के स्कोप बनाते हैं। इन सभी क्षेत्रों में बायोटेक्नोलॉजी वर्तमान समय में काम में ली जा रही है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस देख लेते हैं जो बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में काम कर रही हैं। इन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बच्चों आपसे पूछ लिया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पर आपको दे रही हूँ। 1920 में इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था यूके द्वारा। 1960 में OECD the Organization for Economic Cooperation and Development। 1978 में यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी EFB, इसको पूछ लिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1982 में यहाँ पर अब हम इंडिया की बात कर रहे हैं। NBTB की स्थापना हुई, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड। और ये जो स्टार्ट हुआ था ये शुरू में काम करता था डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में, जिसको हम DST कहते हैं। उसके बाद 1986 में NBT को रिप्लेस्ड कर दिया गया। इस
और इसकी जगह पर एक फुल फ्लेश डिपार्टमेंट बनाया गया DBT, जिसका फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। और ये जो डिपार्टमेंट है, बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में काम करता है, जिसका मुख्य काम होता है, इसके अंडर में DBT के अंडर में कई सेंटर्स हैं। तो इन सभी सेंटर्स में बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में जो भी काम हो रहे हैं उनकी प्लानिंग करना, उनका प्रमोशन करना, उनमें कोऑर्डिनेशन करना, ये सब काम DBT के अंडर में होते हैं। इसके अलावा एक और आप याद कर लेना, ICGEB, इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी, ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा एस्टेब्लिश्ड है और इसके 2 सेंटर बनाए गए हैं। एक सेंटर है दिल्ली में ICGEB का और एक सेंटर है इटली में। तो ये इम्पॉर्टेंट थे, यहाँ पर मैंने आपको लिस्टिंग दी है। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट बायोटेक्नोलॉजिस्ट और उनके वर्क को देख लेते हैं। ये भी आपसे पूछ लिया जाता है, अक्सर बायोटेक्नोलॉजिस्ट और इनके वर्क के ऊपर एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट बायोटेक्नोलॉजिस्ट के बारे में हम पढ़ लेते हैं, जैसे कि हेबरलैंड, इनको फादर ऑफ टिश्यू कल्चर कहते हैं। वॉन ओवरबिक एट ऑल use coconut milk for embryo development and callus formation in धतूरा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉन ओवरबिक का धतूरा पर इन्होंने काम किया, कैलस फॉर्मेशन किया और कोकोनट मिल्क को यूज किया था। नेक्स्ट है स्टीवर्ट एंड रीनवर्ट का प्रपोज्ड कंसेप्ट ऑफ टोटीपोटेंसी, टोटीपोटेंसी का कंसेप्ट दिया, बहुत इंपॉर्टेंट। एंड रीजनरेशन इन कैलस टिश्यू कल्चर ऑफ डॉलिकोस कैरोटा, कैरेट पर इन्होंने अपने काम किए थे। नेक्स्ट स्कूट का बहुत इंपॉर्टेंट है। इन विट्रो एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन इन टोबैको, इन्होंने तंबाकू पर काम किए, शूट फॉर्मेशन के इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे। नेक्स्ट है मॉरेल एंड मार्टिन यूज ऑफ मेरिस्टेम कल्चर टू ऑब्टेन वायरस फ्री डहेलियास, मेरिस्टेम कल्चर के द्वारा इन्होंने वायरस फ्री डहेलिया बनाए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरिस्टेम कल्चर के द्वारा वायरस फ्री प्लांट बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है टोलेके का प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड कैलस ऑफ द जिम्नोस्पर्म गिंगो बाइलोबा फ्रॉम पोलैंड, बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। जिम्नोस्पर्म गिंगो बाइलोबा के ऊपर इन्होंने काम किए, इनके पोलन लेकर, गिंगो बाइलोबा की पोलन लेकर इन्होंने हैप्लॉइड्स प्लांट्स बनाए थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखते हैं हम कौन से साइंटिस्ट हैं। मुरे एट ऑल फर्स्ट प्लांट फ्रॉम अ सिंगल सेल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है मिलर एट ऑल डिस्कवरी ऑफ काइनेटिन अ सेल डिवीजन हार्मोन, ठीक है, इन्होंने काइनेटिन हार्मोन को डिस्कवर किया जो कि सेल डिवीजन हार्मोन कहलाता है। नेक्स्ट है स्कूट एंड मिलर, इसको भी अक्सर पूछा गया है। रेगुलेशन ऑफ ऑर्गन फॉर्मेशन बाय चेंजिंग द रेशियो ऑफ ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन, ठीक है, इन्होंने ये बताया कि अगर हम न्यूट्रिएंट मीडिया में ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन का रेशियो चेंज कर दे तो हम ऑर्गन फॉर्मेशन को रेगुलेट कर सकते हैं। अगर हमारे को कैलस में शूट का इनिशिएशन करना है तो हम साइटोकाइनिन ज़्यादा डालेंगे, ठीक है, इसका रेशो ज़्यादा होना चाहिए अगर हमें शूट इनिशिएशन करना है। अगर हमारे को रूट का इनिशिएशन करना है तो हम ऑक्सिन का अमाउंट ज़्यादा मिलाते हैं। नेक्स्ट है माहेश्वरी एंड रंगास्वामी रीजनरेशन ऑफ सोमेटिक एम्ब्रियोज इन विट्रो फ्रॉम द न्यूसेलस ऑफ सिट्रस ओव्यूल, तो इन्होंने सबसे पहले सिट्रस ओव्यूल के न्यूसेलस को लेते हुए सोमेटिक एम्ब्रियोज का रीजनरेशन किया। नेक्स्ट है कांता फर्स्ट सक्सेसफुल टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन इन पेपावर, तो इन्होंने पेपावर में टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन को सक्सेसफुली कंडक्ट किया। नेक्स्ट गुहा एंड माहेश्वरी प्रोड्यूस्ड फर्स्ट हैप्लॉइड एम्ब्रियोज फ्रॉम पोलन ग्रेन्स ऑफ धतूरा, इन्होंने धतूरा के पोलन ग्रेन से फर्स्ट हैप्लॉइड एम्ब्रियोज बनाए, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। मुराशिक एंड स्कूट न्यूट्रिएंट मीडिया दिया जिसे हम MS मीडिया के नाम से जानते हैं, तो दिस वन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बायोटेक्नोलॉजिस्ट मिसेल्सन एंड युवान रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस टर्म कोइंड, इन्होंने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का टर्म दिया, सो ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बोरिंग एंड निश्च
एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड प्लांट्स ऑफ निकोटियाना वर प्रोड्यूस्ड। इन्होंने तंबाकू के हैप्लॉइड प्लांट्स बनाए थे। नेक्स्ट, पावर एट ऑल फर्स्ट अचीवमेंट ऑफ प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। प्रोटोप्लास्ट संलयन के एक्सपेरिमेंट किए और फर्स्ट सक्सेसफुली प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन किया। नेक्स्ट, कैले एंड स्मिथ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्कवरी ऑफ फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फ्रॉम हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, स्ट्रेन है आरडी एंड नेम्ड हिंड सेकंड। तो इन्होंने फर्स्ट जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस टाइप 2 एंजाइम है, एक तरह से ये हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी से आइसोलेट किया और इसको हिंड सेकंड नाम दिया। दिस वन इज टाइप 2 restriction endonuclease enzyme. So this one is also very important. Temin and Baltimore reverse transcriptase enzyme को discover किया, very important. Next है Takebe and all रीजनरेशन ऑफ फर्स्ट प्लांट्स फ्रॉम प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट से इन्होंने सबसे पहले प्लांटलेट्स बनाए। नेक्स्ट है कॉर्लेसन एट ऑल फर्स्ट इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन थ्रू प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन इन 2 स्पीशीज ऑफ निकोटियाना। सो दिस वन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट, जैक्सन एट ऑल फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल, तो बहुत इंपॉर्टेंट है बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में। जेमिन एट ऑल, लॉरबेक एट ऑल discovered TI plasmid. TI plasmid is the tumor inducing of Agrobacterium tumefaciens। तो इन्होंने Agrobacterium tumefaciens से TI plasmid को डिस्कवर किया। नेक्स्ट है ओफोरेल, हाई रेजोल्यूशन 2 डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पर इन्होंने काम किया, इसको इन्होंने बताया। नेक्स्ट है मैक्सम एंड गिलबर्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जीन सीक्वेंसिंग मेथड बेस्ड ऑन डिग्रेडेशन ऑफ डीएनए चेन। तो मैक्सम एंड गिलबर्ट ने जीन सीक्वेंसिंग मेथड दिया, जीन सीक्वेंसिंग कैसे कर सकते हैं डीएनए चेन के डिग्रेडेशन के द्वारा, इसको बताया। नेक्स्ट है मेल्चर्स एट ऑल सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन ऑफ टोमेटो एंड पोटैटो, बहुत इंपॉर्टेंट है। टोमेटो एंड पोटैटो के सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए और जो प्लांटलेट्स बनाए उसको पोमेटो नाम दिया। तो ये भी पूछ लिया जाता है पोमेटो किसका हाइब्रिड है। पोमेटो इज द हाइब्रिड ऑफ टोमेटो एंड पोटैटो। नेक्स्ट, एलिक लिली एंड कंपनी, ये कंपनी का नाम है जिन्होंने कमर्शियल प्रोडक्शन किया था ह्यूमन इंसुलिन का, जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक को अप्लाई करते हुए यूज़ करते हुए ई कोलाई बैक्टीरिया को इन्होंने यूज़ किया था एंड ह्यूमन इंसुलिन को बनाया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आप याद कर लेना। नेक्स्ट है जेफ्रे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक को दिया। पॉवेल एबेल एट ऑल फर्स्ट डेवलप TMV वायरस रेसिस्टेंट टोबैको एंड टोमेटो प्लांट। मुलिस एट ऑल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR को दिया। नेक्स्ट है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, HGP के नाम से भी इसको जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूछ सकते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं। ये जो प्रोजेक्ट है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जिसमें ह्यूमन जीनोम की सिक्वेंसिंग की गई है, ये 1990 में स्टार्ट हुआ था और 2003 में कंप्लीट हुआ। इसको कंप्लीट होने में 13 ईयर्स लग गए थे। ये जो स्टार्ट हुआ था एक अमेरिकन जेनेटिस्ट थे फ्रांसिस कॉलिंस, इनके अंडर में स्टार्ट हुआ विद द सपोर्ट फ्रॉम द US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। फर्स्ट जीनोम सीक्वेंसिंग प्लांट्स में की गई थी, राइस में और राइजा सटाइवा में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बायोटेक्नोलॉजिस्ट और उनके वर्क थे जो कि अक्सर आपके कंपटीशन में पूछ लिए जाते हैं, आप इनको याद कर लेना। नेक्स्ट जो टॉपिक हम इस पार्ट में पढ़ने जा रहे हैं वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए एक सिस्टम देती है। टेक्नोलॉजी में मतलब क्या होता है कि जब भी हम किसी भी फील्ड में टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे, इसका मतलब हमारे पास में उस काम को करने के लिए कोई मशीनरी चाहिए, हमारे पास में कोई चीज़ होनी चाहिए, कुछ टूल्स होने चाहिए। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए जिसमें हम डीएनए को चेंज करते हैं, डीएनए का मैनिपुलेशन करते हैं, तो उसके लिए हमारे को क्या क्या टूल्स चाहिए
वो टूल्स देती है जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो यहाँ पर हम जेनेटिक इंजीनियरिंग को स्टार्ट कर रहे हैं। इस पार्ट में पहले हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के इम्पॉर्टेंट एंजाइम्स को पढ़ेंगे जो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जीन बैंकिंग, क्लोन बैंकिंग में काम आते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है, इसको हम देखते हैं। चेंजिंग ऑफ जीन्स, जीन्स को चेंज करना, मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स, जीन को मैनिपुलेट करना या डीएनए को मैनिपुलेट करना बाय यूजिंग इन विट्रो प्रोसेस। इसका मतलब है कि इन विट्रो कंडीशन में मीन्स लैबोरेटरी कंडीशन में, जब कोई काम बायोलॉजिकल प्रोसेस लैबोरेटरी कंडीशन में ह्यूमन या लिविंग बॉडी के बाहर परफॉर्म किया जाता है तो उसे इन विट्रो कंडीशन कहते हैं। और जब हम किसी प्रोसेस की स्टडी लिविंग बॉडी के अंदर करते हैं तो उसे हम इन विवो कंडीशन कहते हैं। तो इन विट्रो कंडीशन में हम जीन्स में चेंज कर रहे हैं, जीन्स में कुछ परिवर्तन ला रहे हैं, तो उसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। जेनेटिक जो होती है इसका मेन जो बेस है वो होता है जीन्स, ठीक है, डीएनए। और इसमें हम इंजीनियरिंग मीन्स टेक्नोलॉजी को यूज में लेकर आएंगे। जस्ट सपोज यहाँ पर हमारा ये कोई डीएनए का सेगमेंट है, ठीक है। डीएनए के इतने सेगमेंट में पार्ट है जो कि किसी एंजाइम्स के लिए इंफॉर्मेशंस को रखता है, कोड रखता है, ठीक है। और यहाँ पर जो सीक्वेंस दे रखा है वो सीक्वेंस हमारा है, कोई भी हम सीक्वेंस ले लेते हैं, टी टी ए सी सी सी, ठीक है। इसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस यहाँ पर हो जाएगा ए टी 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 जी जी जी। तो ये सीक्वेंस जरूरी है एक पर्टिकुलर एंजाइम एक्स को बनाने के लिए जो कि किसी बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अगर हम इन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में चेंज कर दें, ठीक है, किसी तरह से हम इसके सीक्वेंस में मान लो हमने इतने सीक्वेंस में चेंज कर दिया, तो अब क्या होगा कि जो एंजाइम एक्स बनना है जो किसी बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए ज़रूरी है, किसी रिएक्शन के लिए ज़रूरी है, तो वो एंजाइम नहीं बनेगा। तो यही काम जेनेटिक इंजीनियरिंग में किया जाता है, ठीक है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का में होता क्या है कि हम जीन्स में चेंज कर देते हैं। अब चेंज करने के लिए हमारे को टूल्स चाहिए, ठीक है, कुछ सामान चाहिए। तो कौन कौन से टूल्स चाहिए, इसके लिए अब सबसे पहले जो हम पढ़ रहे हैं वो है एंजाइम्स, ठीक है। हम कौन कौन से एंजाइम्स काम में लेते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के फील्ड में, वो हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट क्लास में हम वेक्टर्स पढ़ेंगे। तो एंजाइम्स में हम फर्स्ट जो पढ़ने जा रहे हैं वो है एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम, ठीक है। ये क्लीविंग एंजाइम्स हैं, क्लीविंग एंजाइम्स में आते हैं ये, जो कि क्लीव करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपके ऐसे लिखा हो डीएनए, तो इसका मतलब है डीएनए के सेगमेंट, डीएनए को बताया जा रहा है, लेकिन ऐसे लिखा हो डीएनए तो इसका मतलब ऐसे एंजाइम्स जो कि डीएनए को कट करते हैं। और आरएनए लिखा हो तो इसका मतलब ऐसे एंजाइम्स जो आरएनए को कट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो एंजाइम्स हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज एक्सोन्यूक्लियेज। आपने कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, तो किस तरह से आपने पढ़ना है, कितना आपने पढ़ना है, वो सब आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। हम बहुत अच्छे से कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। एक्सोन्यूक्लियेज क्या होते हैं इसको हम समझते हैं। कट द बेस पेयर ऑन 5' or 3' ends of a single stranded DNA or at single strand nicks or gaps डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। मीन्स जो एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम होते हैं ये आपको समझना है कि जो एंजाइम्स होते हैं ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो या कोई हमारा सिंगल स्ट्रैंड डीएनए हो दे रखा हो, तो उसके 5' या 3' एंड पर कट लगाते हैं, ठीक है। 5' या 3' एंड पर कट लगाते हैं। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जैसे यहाँ पर, तो ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के दोनों स्ट्रैंड में से किसी एक ही स्ट्रैंड पर 5' या 3' एंड पर कट लगा देंगे, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं एक्सोन्यूक्लियस। एक्सो मतलब होता है बाहर, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना, जो बाहर की ओर, सिरों की ओर, एंड्स की ओर, कौन से सिरे, 5' एंड 3', इन सिरों की ओर कट लगाते हैं उनको हम कहते हैं एक्सोन्यूक्लियस, ठीक है। तो कट लगाया और ये जो हमारा सेगमेंट है 5' 3' ये कट लगाने के बाद अलग हो गया, ठीक है। और ये
एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का कंप्लीट स्ट्रैंड है 3' to 5', लेकिन ऊपर वाले स्ट्रैंड में ये इतना पोर्शन अलग हो गया, तो ये है एक्सोन्यूक्लियस। तो आपने ध्यान रखना है 5' और 3' एंड पर। नेक्स्ट है एंडोन्यूक्लियसेस। ये क्या करते हैं, ये डीएनए को टर्मिनल एंड को छोड़कर, ठीक है, इंटरनल एंड्स पर कट लगाते हैं, लेकिन ये भी ओनली वन स्ट्रैंड पर ही कट लगाएंगे, ठीक है। तो जो एंडोन्यूक्लियसेस होते हैं ये भी कट लगाते हैं, ये डीएनए के टर्मिनल एंड्स को छोड़कर इंटरनल कहीं पर भी कट लगाते हैं, लेकिन ये भी दोनों स्ट्रैंड में से किसी एक स्ट्रैंड पर ही कट लगाएंगे। तो ये हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, 5' एंड 3' एंड 3' एंड एंड 5' एंड एंडोन्यूक्लियसेस। यहाँ पर टर्मिनल एंड्स को छोड़कर बीच में से कट लगा दिया और इतना सेगमेंट हमारा अलग हो गया, और ये दूसरा हमारा कंप्लीट स्ट्रैंड है। तो एक्सो एंड एंडोन्यूक्लियसेस ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में किसी एक स्ट्रैंड पर ही कट लगाएंगे। नेक्स्ट है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको हम आरई के नाम से भी जानते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस ये नेचुरली बैक्टीरिया में मिलते हैं एज ए केमिकल वेपन्स अगेंस्ट द इन्वेडिंग वायरसेस, ठीक है। बैक्टीरिया में जब वायरस का इन्फेक्शन होता है, वायरस आ जाता है, ये कोई वायरस है जो बैक्टीरिया में अपना जीनोम इंसर्ट कर रहा है, और ये बैक्टीरिया का खुद का जीनोम है, ठीक है। बैक्टीरिया के पास में क्या होता है, वायरस के जीनोम से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम होता है, जिसको हम आरएम मॉडिफिकेशन सिस्टम कहते हैं, ठीक है, आरएम सिस्टम कहते हैं, रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम। इसमें क्या होता है, कुछ ऐसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं जो कि स्पेसिफिक सीक्वेंसेस को पहचानते हैं। अगर ऐसे सीक्वेंसेस बैक्टीरिया जीनोम के पास में भी हैं तो क्या करता है, ये जो रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम है ये बैक्टीरियल जीनोम को मिथाइलेज के द्वारा प्रोटेक्ट कर देता है, ठीक है। मिथाइलेज के द्वारा ये प्रोटेक्ट कर देता है ताकि जो इसके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो अपने जीनोम को डिग्रेडेट नहीं करे, लेकिन ये वायरस के जीनोम को रिकॉग्नाइज करके उसको डिग्रेड कर देता है, यहाँ पर डिग्रेडेशन हो जाता है वायरल जीनोम का। तो इस तरह से बैक्टीरिया के पास में नेचुरली वायरस से फाइट करने के लिए, वायरस से बचने के लिए रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम होता है। इसी का प्रयोग किया गया है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के रूप में। ये जो है डीएनए को दोनों स्ट्रैंड पर कट करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका फीचर है। अभी तक हमने एक्सोन्यूक्लियसेस एंड एंडोन्यूक्लियसेस पढ़े जो कि दोनों स्ट्रैंड में से किसी एक स्ट्रैंड को कट करेंगे, लेकिन जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस एंजाइम होते हैं जिनको हम आरई के नाम से भी जानते हैं, ये डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स पर कट लगाते हैं, और चूंकि ये स्पेशल साइट को रिकॉग्नाइज करते हैं, जीनोम में स्पेशल सीक्वेंसेस को रिकॉग्नाइज करते हैं, जिन सीक्वेंसेस को ये रिकॉग्नाइज करते हैं उनको इनकी रेस्ट्रिक्शन साइट कहते हैं। तो ये जो एंजाइम्स होते हैं ये अपनी रेस्ट्रिक्शन साइट पर अपनी रेस्ट्रिक्शन साइट पर ये डीएनए को कट करते हैं, तो ये आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये डीएनए का डबल स्ट्रैंड है हमारा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हमने कट कराया, तो जहाँ पर ये सीक्वेंसेस को रिकॉग्नाइज करेंगे वहाँ से ये कट लगा देंगे और डीएनए के हमारे दोनों स्ट्रैंड्स जो है वो इस तरह से क्लीव हो जाएंगे। नाउ टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के टाइप्स हम पढ़ते हैं, इसके ऊपर भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चंस। मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं टाइप 1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। इस कैटेगरी में जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रखे गए हैं वो अपनी रेस्ट्रिक्शन साइट को तो पहचानते हैं। जस्ट सपोज यहाँ पर GCTAA है और यहाँ पर है CGATT
GC, ठीक है, और ये इनकी कोई रेस्ट्रिक्शन साइट है। तो ये अपनी रेस्ट्रिक्शन साइट को तो पहचानते हैं, लेकिन रेस्ट्रिक्शन साइट से करीब 10-20 न्यूक्लियोटाइड दूर ये कट लगाते हैं। साथ ही जो टाइप 1 कैटेगरी के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, इनको काम करने के लिए ATP की रिक्वायरमेंट होती है। इसके साथ ही एस एडिनोसिल एल मिथियोनिन की भी इनको जरूरत होती है, ठीक है। एस एडिनोसिल एल मिथियोनिन की भी इनको जरूरत होती है, और इनकी जो है 3 सब यूनिट्स इनके पास में होती है। ये मल्टी फंक्शनल होते हैं, जहां ये रेस्ट्रिक्शन का काम भी करते हैं, ये रेस्ट्रिक्शन भी करते हैं, साथ ही ये मिथाइलेज एक्टिविटी भी करते हैं, ठीक है, मिथाइलेज भी करते हैं। मिथाइलेज के द्वारा ये बैक्टीरियल जीनोम को, या हम कहेंगे अपने जीनोम को डिग्रेड होने से प्रोटेक्ट करते हैं। यह है टाइप 1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। सेकंड हम देखते हैं टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ये जिस रेस्ट्रिक्शन साइट को पहचानते हैं, जस्ट सपोज ये कोई रेस्ट्रिक्शन साइट है, अभी यहाँ सिर्फ हम एग्जांपल के लिए लिख रहे हैं, ठीक है, जिस रेस्ट्रिक्शन साइट को पहचानते हैं ये सेम रेस्ट्रिक्शन साइट पर क्लीव करते हैं, ठीक है। मान लें यहाँ पर ये पहचान है, तो वो यहीं पर आकर अपनी साइट पर जो है DNA को क्लीव करेंगे। तो ये रेस्ट्रिक्शन साइट और विद इन रेस्ट्रिक्शन साइट ये क्लीव करते हैं, ठीक है। साथ ही ये जो टाइप 2 के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, इनको ATP की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ना ही ये एस एडिनोसिल एल मिथियोनिन की रिक्वायरमेंट होती है। मीन्स ये मिथाइलेज एक्टिविटी नहीं रखते, ठीक है, मिथाइलेज एक्टिविटी इनमें नहीं होती है, ये चीज़ ध्यान रख लेना। इनको काम करने के लिए मैग्नीशियम की जरूरत होती है एज ए कोफैक्टर, दे रिक्वायर मैग्नीशियम एज ए कोफैक्टर। तो इंपॉर्टेंट बात थी टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए, क्योंकि जो एंजाइम्स हैं, इस कैटेगरी के जो एंजाइम्स हैं, ये अपनी रेस्ट्रिक्शन साइट पर ही क्लीव करते हैं। तो रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, मोर इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट आ जाते हैं टाइप 3 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। टाइप 3 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ये भी अपनी रेस्ट्रिक्शन साइट से 10-20 न्यूक्लियोटाइड दूर ही कट करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। इनको भी ATP की रिक्वायरमेंट होती है काम करने के लिए, लेकिन ये ATP को हाइड्रोलाइज नहीं करते, ठीक है, हाइड्रोलाइज नहीं करते हैं। साथ ही ये मिथाइलेज जो होता है एस एडिनोसिल एल मिथियोनिन स्टिमुलेट करते हैं एंजाइम्स की एक्टिविटी को, लेकिन ये जरूरी नहीं होते हैं। नेक्स्ट है टाइप 4 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये मिथाइलेटेड DNA को कट करते हैं, ठीक है, मिथाइलेटेड DNA को ये कट करते हैं। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के 4 टाइप्स होते हैं। टाइप 1 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जिसके लिए ध्यान रखना है ATP चाहिए, एस एडिनोसिल एल मिथियोनिन की रिक्वायरमेंट होती है, मल्टी फंक्शनल होते हैं, रेस्ट्रिक्शन भी करते हैं, मिथाइलेज भी करते हैं। टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ये विद इन रेस्ट्रिक्शन साइट क्लीव करते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में इनको ATP की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती, और ये मिथाइलेज एक्टिविटी भी नहीं रखते हैं, मीन्स ये बाई फंक्शनल नहीं है, और इनको काम करने के लिए मैग्नीशियम कोफैक्टर की नीड होती है। टाइप 3 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ये भी अपनी रेस्ट्रिक्शन साइट से 10-20 न्यूक्लियोटाइड दूर जो है वो कट लगाते हैं, लेकिन इनको ATP की रिक्वायरमेंट होती है, बट ये हाइड्रोलाइज नहीं करते हैं। और साथ ही ये एस एडिनोसिल एल मिथियोनिन इनको स्टिमुलेट कर सकता है, लेकिन जरूर
जरूरी नहीं होता। टाइप 4 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, इसमें जो एंजाइम्स आते हैं वो मिथाइलेटेड डीएनए को कट करते हैं। सो दीज आर इंपॉर्टेंट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोजेज एंजाइम, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस क्या होती है, ये भी बच्चों पूछ लिया जाता है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। द डीएनए सीक्वेंसेस इज द सेम व्हेन रीड इन अ 5' to 3' डायरेक्शन और बोथ डीएनए स्ट्रैंड, मीन्स डीएनए स्ट्रैंड के 5' to 3' एंड पर हम किसी सीक्वेंसेस को रीड करें तो दोनों स्ट्रैंड पर सेम सीक्वेंसेस हों। ठीक है, हमारा डीएनए का एक स्ट्रैंड है 5' to 3', इस पर सीक्वेंस जैसे दे रखा है GAATTC, और ये उसका दूसरा स्ट्रैंड है 3' to 5', यहाँ पर हो गया GAATTC। तो हम ऊपर वाले स्ट्रैंड 5' to 3' पढ़े GAATTC, या यहाँ 5' से 3' डायरेक्शन में ऐसे पढ़े GAATTC। तो दोनों ही स्ट्रैंड पर 5' से 3' डायरेक्शन में जब हम किसी सीक्वेंस को पढ़ते हैं तो ऐसी सीक्वेंसेस होती हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। नेक्स्ट है ब्लंट एंड्स। ब्लंट एंड्स क्या होते हैं ये पूछ लिया जाता है, हमें पता होना चाहिए। When restriction enzyme cleave both strand of DNA at exactly the same nucleotide position, typically in the center of the recognition sequence, such kind of ends known as blunt ends। ठीक है, मीन्स हमारा ये कोई डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ठीक है, और यहाँ पर दे रखा है CCC GGG, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड हो गया GGG CCC। ठीक है, तो ब्लंट एंड्स होते हैं जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दोनों स्ट्रैंड पर सेम पोजीशन पर कट करेगा। ठीक है, सेम पोजीशन पर, यहाँ पर और यहाँ पर देखिए सेम पोजीशन है GGG CCC CCC एंड GGG। तो जब सेम पोजीशन पर कट करता है जिससे दोनों सेगमेंट्स एक ब्लंट एंड्स बनाते हुए सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो उस टाइप के क्लीवेज को, उस टाइप के क्लीवेज से बनने वाले एंड्स को हम कहते हैं ब्लंट एंड्स। अब ये जो ब्लंट एंड्स है ना, अब ये आपस में स्टैगर्ड नहीं करेंगे, आपस में चिपकेंगे नहीं। ठीक है, अब ब्लंट एंड्स का यूटिलाइजेशन क्या है, क्यों ब्लंट एंड्स कहाँ पर काम आएंगे, इसको आप समझिए। जस्ट सपोज हमारे पास में एक ये सर्कुलर प्लाज्मिड है। ठीक है, ये हमारा सर्कुलर प्लाज्मिड है जिसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए में एज ए वेक्टर काम लेंगे। यहाँ पर हमने प्लाज्मिड को यहाँ पर किसी साइट पर हमारे को कट लगाना है, इसकी कोई रेस्ट्रिक्शन साइट है, यहाँ पर हमने कट लगाना है, और यहाँ पर हम कोई चाहते हैं, हम कोई डिजायर्ड जीन को इंसर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, हमारा डिजायर्ड जीन है, मीन्स हमारा कोई डीएनए का सेगमेंट है, मान लो ये सेगमेंट है, इसको हमने इंसर्ट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम ब्लंट एंड्स बनाएंगे। इस तरह से हमने ब्लंट एंड्स बना दिए प्लाज्मिड के, और अपने डिजायर्ड जीन सेगमेंट को हमने यहाँ पर आसानी से इंसर्ट कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से जो ब्लंट एंड्स होते हैं ना, वो आसानी से कहीं पर भी इंसर्टेड किए जा सकते हैं। ठीक है, ये इंसर्टेड किए जा सकते हैं, इनके पास एक ये इंपॉर्टेंस होता है, क्या होता है, ध्यान रखना है कि सेम न्यूक्लियोटाइड पोजीशन पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्लीव करेगा, जिससे डीएनए के जो सेगमेंट्स बनते हैं वो ब्लंट एंड्स के साथ में बनते हैं, और उसको आसानी से हम यहाँ पर कहीं पर भी जोड़ सकते हैं, ये आपस में अब स्टैगर्ड नहीं होंगे। सेकेंड टाइप के जो एंड्स बनते हैं इनको हम स्टिकी और कोहेसिव एंड्स कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है वो सेम पोजीशन पर कट नहीं करता। ठीक है, इससे स्टैगर्ड जो है एंड्स बनते हैं, ये स्टैगर्ड पोजीशन होती हैं। जस्ट सपोज ये हमारा डीएनए का स्ट्रैंड है GAATTC, हमारी सीक्वेंस है, और यहाँ पर है CTTAAG। ठीक है, ये हमारी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की साइट है। तो यहाँ पर देखो ये एक या दो न्यूक्लियोटाइड दूर है ना, कट लगा रहा है, एक ऊपर वाले स्ट्रैंड पर यहाँ कट लगा रहा है और नीचे वाले स्ट्रैंड पर यहाँ कट लगा रहा है। ठीक है, तो इस तरह की पोजीशन को हम क्या कहते हैं, स्टैगर्ड। ठीक है, ये स्टैगर्ड कट लगा रहा है, मीन्स कुछ न्यूक्लियोटाइड दूर कट लगा रहा है, और इसके कट लगाने से, क्लीव करने से क्या होगा, एक स्ट्रैंड हमारा ऐसे बन गया,
ये इस तरह से, मान लो यहाँ पर G है, ठीक है, और दूसरा अगर हम कहें तो हमारा ये ऐसे बन गया, ये इसका G है। तो अब ये क्या होगा, यहाँ पर हो गया हमारा 5 डैश 3 डैश 5 डैश, सॉरी 3 डैश 5 डैश, और ये हो गया हमारा 5 डैश 3 डैश एंड ये हो गया हमारा 3 डैश 5 डैश। तो ये जो एंड्स हैं ये आपस में चिपक सकते हैं ना, वापस आपस में फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा ये आपस में चिपक जाएंगे, स्टैगर्ड कर सकते हैं। तो इस टाइप के एंड्स को हम कहते हैं स्टिकी और कोहेसिव एंड्स, ठीक है। स्टिकी और कोहेसिव एंड्स में क्या होता है, आपको ध्यान रखना है कि जो स्ट्रैंड पर कट लगता है, इसमें कट लगने के बाद सिंगल स्ट्रैंड पर एक्सटेंशन हो जाता है। ये देखो, ये एक्सटेंशन हो गया, ठीक है, इधर में ये एक्सटेंशन हो गया। तो सिंगल स्ट्रैंड पर कट के बाद में न्यूक्लियोटाइड का इस एक्सटेंशन हमारे को दिखाई देता है, ठीक है। तो ये आपस में फिर से बॉन्ड बनाकर ये चिपक सकते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं स्टिकी और कोहेसिव एंड्स। अब हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म, उससे कौन कौन से एंजाइम्स मिलते हैं, उनकी रेस्ट्रिक्शन साइट क्या है और उनसे ब्लंट एंड बनते हैं या स्टिकी एंड्स बनते हैं, वो इसको देख लेते हैं, क्योंकि ये भी अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। फर्स्ट है ई कोलाई, इससे जो एंजाइम निकाला जाता है उसको इको R1 कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ई कोलाई, ई हो गया हमारा जीनस का नाम, CO जो दे रखा है वो स्पीशीज के फर्स्ट 2 लेटर हो गए, देन स्ट्रेन हो गई, एंड उसमें कितना मॉडिफिकेशन किया जा रहा है, सिस्टम ऑफ मॉडिफिकेशन क्या है, 1 बार मॉडिफिकेशन हुआ है, 2 बार मॉडिफिकेशन हुआ है। तो उसके बेसिस पर हम फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है यूज करते हैं। मीन्स फर्स्ट सेकंड थर्ड जो रोमन नंबर्स में दिखाते हैं वो मॉडिफिकेशन कितनी बार हुआ है ये दिखाया जाता है। तो ई कोलाई से जो एंजाइम निकाला गया इको R1, इसकी रिस्ट्रिक्शन साइट आपको याद रखनी है GAATC, ये पूछ ली जाती है, इंपॉर्टेंट है, और ये स्टिकी एंड बनाता है। नेक्स्ट है प्रोटियस वल्गैरिस, इसका एंजाइम है PVU फर्स्ट, इसकी रेस्ट्रिक्शन साइट है CGATCG, और ये भी स्टिकी एंड बनाता है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, इससे जो एंजाइम है हिंड थर्ड, हिंड सेकेंड भी इसका है, हिंड सेकेंड फर्स्ट डिस्कवर्ड एंजाइम है, फर्स्ट डिस्कवर्ड टाइप 2 एंडो न्यूक्लियस एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस एंजाइम, हिंड थर्ड, ठीक है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी की स्ट्रेन थी RD, ये भी स्टिकी एंड बनाता है, और इसकी रेस्ट्रिक्शन साइट है AAGCTT। नेक्स्ट है स्टेफाइलोकोकस ओरियस, इसका एंजाइम है SAU थर्ड A, और ये भी स्टिकी एंड बनाता है, इसकी रेस्ट्रिक्शन साइट है GATCCTAG, ये इसकी रेस्ट्रिक्शन साइट है। नेक्स्ट है आर्थ्रोबैक्टर लुटियस ALU फर्स्ट, ये ब्लंट एंड बनाता है, AGCT इसकी रेस्ट्रिक्शन साइट है। नेक्स्ट है थर्मस एक्वेटिकस, ये एक आर्कीबैक्टीरिया है जिससे TEC1 एंजाइम निकाला गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पॉलीमरेज चेन एंजाइम रिएक्शन PCR में प्रयोग में आता है, स्टिकी एंड बनाता है, इसकी रेस्ट्रिक्शन साइट है TCGA। नेक्स्ट है बेसिलस एमाइलोलिक्विफेशियंस, इसका जो एंजाइम है BAM1 BAM H1 कहते हैं, ये भी स्टिकी साइट बनाता है, स्टिकी एंड्स बनाता है, इसकी रेस्ट्रिक्शन साइट है GGATCC। नेक्स्ट है हीमोफिलस इजिप्टियस HAE थर्ड, ये ब्लंट एंड बनाता है और इसकी रेस्ट्रिक्शन साइट है GGCC। तो कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म, उनसे आइसोलेट किए जाने वाले रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यहाँ पर दिए हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एसाई न्यूक्लियजेज एंजाइम, बहुत इंपॉर्टेंट है एसाई न्यूक्लियजेज एंजाइम। इस कैटेगरी के जो एंजाइम होते हैं ये कन्वर्ट कर देते हैं कोहेसिव एंड्स को ब्लंट एंड्स में, ठीक है। आपको याद रखना है जब हमने कोहेसिव एंड्स को ब्लंट एंड में कन्वर्ट करना है तो हम एसाई न्यूक्लियजेज एंजाइम से रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है। जस्ट सपोज ये हमारा कोई DNA का प्रोब है, ठीक है। प्रोब क्या होता है, जिसकी सीक्वेंस हमारे को नोन होती है। तो ये हमारा प्रोब है सिंगल स्ट्रैंडेड, और ये हमारा है मैसेंजर
आरएनए। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन हुई, रिएक्शन से ये प्रोब जो है अपनी सीक्वेंसेस को पहचान कर मैसेंजर आरएनए पर जाकर चिपक जाएगा। ठीक है, बॉन्ड बना लेगा। तो ये मैसेंजर आरएनए पर यहाँ पर चिपक गया है। यहाँ पर हम ले लेते हैं, इसका ये 5' है, ये 3' है, दिस वन इज 3' एंड 5'। ठीक है, अब यहाँ पर कौन से एंड्स बन रहे हैं बच्चों? ये जो है, ये एक्सटेंशन जो है ना, ये स्टिकी एंड्स हैं। तो अब हम क्या कराएंगे, इसकी एसआई न्यूक्लियसेस से रिएक्शन करवाएंगे। ठीक है, एसआई न्यूक्लियसेस से रिएक्शन करने पर क्या होता है, ये जो स्टैगलर एंड्स हैं ये कट हो जाएंगे। ठीक है, इनके कट होने के बाद अब ये देखो, इस तरह से हमारा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए डीएनए हाइब्रिड तैयार हो गया। ठीक है, ये क्या तैयार हो गया, हमारा आरएनए डीएनए हाइब्रिड बन गया। तो एसआई न्यूक्लियसेस ने क्या किया है, जो कोहेसिव एंड्स थे उनको कट करके ब्लंट एंड्स में कन्वर्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम आरएनए से क्लीव कराएंगे। ठीक है, आरएनए से क्लीव कराएंगे, आरएनए ऐसे एंजाइम्स जो कि आरएनए को कट करेंगे। ठीक है, तो आरएनए से क्लीव कराने के बाद अब हमको क्या मिल जाएगा, हमारे को मिल जाएगा ये डीएनए का स्ट्रैंड। ठीक है, ये हमारा हो गया डीएनए का स्ट्रैंड हमारे को मिल गया। ठीक है, अब हम इसका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बना लेंगे और इस तरह से हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए तैयार हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से हम एसआई न्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा स्टैगर्ड और कोहेसिव स्टिकी एंड्स को हम ब्लंट एंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है एल्केलाइन फास्फेटेज एंजाइम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है, 5' एंड पर प्रेजेंट फॉस्फेट ग्रुप को क्लीव कर देता है, फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कर देता है, जिससे सर्कुलर डीएनए फिर से रीसर्कुलराइज नहीं होता। ठीक है, जस्ट सपोज ये हमारा कोई सर्कुलर प्लाज्मिड है, दिस वन इज सर्कुलर प्लाज्मिड। यहाँ पर हमने कट लगाया, कट लगाने के बाद में ये 5' एंड जिस पर फॉस्फेट प्रेजेंट है और ये 3' OH के साथ में, ये 5' एंड हो गया फॉस्फेट के साथ में और ये 3' OH के साथ में। तो ये फिर से फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाकर सर्कुलराइज्ड हो सकता है। तो अब हम इसको रीसर्कुलराइज नहीं कराना, तो हम क्या करेंगे, अल्कलाइन फास्फेटेज से रिएक्शन कर देंगे। तो ये फॉस्फेट ग्रुप को 5' एंड पर प्रेजेंट जो होते हैं उसको क्लीव कर देगा। तो 5' एंड पर यहाँ पर भी OH आ गया और यहाँ 3' पर OH प्रेजेंट है, यहाँ पर भी 3H पर OH है 3' पर और यहाँ भी 5' पर OH हो गया। तो इस तरह से अब ये रीसर्कुलराइजेशन नहीं होगा। तो अल्कलाइन फास्फेटेज का फंक्शन आपको याद रखना है, जिससे कि हम सर्कुलर डीएनए को फिर से रीसर्कुलराइज होने से प्रिवेंट करते हैं। ये 5' एंड पर प्रेजेंट फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कर देता है। हमने जो एसआई न्यूक्लियसेज पढ़े हैं, एंडो न्यूक्लियसेज पढ़े, एक्सो न्यूक्लियसेज पढ़े, रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियसेज पढ़े, ये सब क्लीविंग एंजाइम्स होते हैं क्योंकि इनका काम होता है डीएनए को क्लीव करना। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डीएनए लाइगेजेज एंजाइम। इनको हम मॉलिक्यूलर ग्लूज भी कहते हैं क्योंकि ये डीएनए के फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन करते हैं, इसलिए इनको हम ज्वाइनिंग एंजाइम्स भी कहते हैं। जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेज एंजाइम है, जो क्लीविंग एंजाइम्स है, उनको हम मॉलिक्यूलर सीजर्स भी कहते हैं क्योंकि ये डीएनए को कट करने का काम करते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर सीजर्स होते हैं, मॉलिक्यूलर नाइफ्स कहलाते हैं, मॉलिक्यूलर स्कैल्पर्स कहलाते हैं। ये डीएनए को कट करते हैं और इसमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेज, जिसमें टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सिंथेसाइजिंग एंजाइम्स। सिंथेसाइजिंग एंजाइम्स इस कैटेगरी में हमने ऐसे एंजाइम्स रखे हैं जो कि डीएनए के स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करेंगे, बनाएंगे। ठीक है, उसको हम कहते हैं सिंथेसाइजिंग एंजाइम, जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड को बनाते हैं। इसके लिए ये डीएनए को भी टेम्पलेट के जैसे यूज में ले सकते हैं या आरएनए को टेम्पलेट के जैसे यूज में लेते हैं। इसमें 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, बहुत इंपॉर्टेंट, टैमिन एंड बाल्टीमोर ने इनको डिस्कवर किया था और किसमें किया था, रिट्रोवायरस में।
ठीक है। रिट्रोवायरस में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम डिस्कवर किए गए। सिंथेसाइजिंग एंजाइम में मीन्स ये डीएनए को सिंथेसाइज करते हैं और ये आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज हैं। इसका मतलब क्या है कि ये आरएनए स्ट्रैंड को एज ए टेम्पलेट लेते हैं। ठीक है, आरएनए का स्ट्रैंड एज ए टेम्पलेट लिया जाता है जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का सिंथेसिस होगा, तो उसे हम कहते हैं आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ये आरएनए को एज ए टेम्पलेट यूज करते हैं एंड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को बनाते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लोन बैंकिंग में आरएनए स्ट्रैंड को एज ए टेम्पलेट लेकर ये 5' to 3' डायरेक्शन में डीएनए का एक स्ट्रैंड बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सिंथेसाइजिंग एंजाइम्स हैं डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ये डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, मीन्स ये डीएनए को ही एज ए टेम्पलेट लेते हैं। ठीक है, इसमें डीएनए टेम्पलेट के जैसे लिया जाता है और उसके ऊपर डीएनए का एक नया स्ट्रैंड जो है वो सिंथेसाइज होता है। डीएनए का नया स्ट्रैंड जो सिंथेसाइज होता है वो आप ध्यान रखेंगे 5' to 3' डायरेक्शन में होता है, चाहे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हो चाहे डीएनए पॉलीमरेज हो। जस्ट सपोज ये हमारा डीएनए का स्ट्रैंड है 3' to 5' डायरेक्शन में। ठीक है, ये डीएनए स्ट्रैंड है जो कि एज ए टेम्पलेट काम में लिया जाएगा डीएनए पॉलीमरेज के द्वारा और 5' to 3' डायरेक्शन में डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम एक नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज करेगा। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में अब ये स्ट्रैंड बढ़ रहा है। तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के लिए ध्यान रखना है कि ये नई चेन को बनाते हैं 5' to 3' डायरेक्शन में। रेप्लिकेशन का डायरेक्शन भी यही होता है 5' to 3' डायरेक्शन। डीएनए पॉलीमरेज के 3 टाइप्स होते हैं, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड एंड डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। 3 टाइप के डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स होते हैं एंड तीनों टाइप्स के डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम 5' to 3' डायरेक्शन में न्यू स्ट्रैंड को बनाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं इनके पास में एक्सोन्यूक्लियोलिटिक डिग्राडेशन की एबिलिटी भी होती है। एक्सोन्यूक्लियोलिटिक डिग्राडेशन का मतलब है कि ये कुछ न्यूक्लियोटाइड्स को डिग्रेड भी कर सकते हैं, है ना। इसको अब हम समझते हैं। जस्ट सपोज ये हमारा डीएनए का टेम्पलेट स्ट्रैंड है 3' to 5' डायरेक्शन में और यहाँ पर कोई सीक्वेंस है, फिर से मैं कुछ भी सीक्वेंस लिख देती हूँ AATCCCG। ठीक है, अब डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट को हम यहाँ पर लेते हैं, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो कि 5' to 3' डायरेक्शन में एक नया स्ट्रैंड बनाएगा। ठीक है, 5' to 3' डायरेक्शन में डीएनए पॉलीमरेज इससे जुड़ा चेन आगे बढ़ रही है। ठीक है, अब यहाँ पर मान लो हमारा जो सीक्वेंस है ये हमारा सीक्वेंस है, तो इसके अपोजिट में क्या आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए AGGC एंड C। ठीक है, ये आना चाहिए हमारा सीक्वेंस। ये ना आकर मान लो कोई नया सीक्वेंस आ गया, कोई दूसरा सीक्वेंस आ गया TTAGG, मान लो ये सीक्वेंस आ गया, चेन ऐसी चल रही है आगे, पॉलीमरेज हमारा जो है आगे बढ़ता जा रहा है और न्यूक्लियोटाइड जुड़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है ना, इसके पास में ये एबिलिटी होती है कि अगर कोई गलत न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस आ जाए तो ये उसको डिग्रेड कर देते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं एक्सोन्यूक्लियोलिटिक डिग्रेडेशन। पहली चीज आप ये समझ लें। दूसरी चीज आपको ये समझनी है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो एंजाइम होता है, कौन सा एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम, ये 3' to 5' डायरेक्शन में एंड 5' to 3' डायरेक्शन में। ठीक है, 3' to 5' डायरेक्शन एंड 5' to 3' डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में डिग्रेडेशन कर सकता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये जब नया स्ट्रैंड बन रहा है तो ये साथ साथ में प्रूफ रीडिंग करता जा रहा है कि जो न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंट्री आने चाहिए थे वही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अगर गलत आए, जैसे कि यहाँ पर AA आना चाहिए था पर TT आ गया,
तो ये क्या करता है, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में घूम जाएगा, ठीक है। 5' to 3' डायरेक्शन में चेन ऐसे बढ़ रही है हमारी, ये 5' से 3' चेन ऐसे बढ़ रही है हमारी, 3' डायरेक्शन है। अब ये फिर से 3' to 5' डायरेक्शन में बैकवर्ड डायरेक्शन में घूम जाएगा, और ये जो रॉन्ग हमारे सीक्वेंसेस आ गए हैं उन रॉन्ग सीक्वेंसेस को ये क्लीव कर देगा, ठीक है। इन रॉन्ग सीक्वेंसेस को क्लीव कर देगा। रॉन्ग सीक्वेंसेस को क्लीव करने के बाद अब फिर से ये 3' 5' मैं यहाँ पर बनाती हूँ। अब ये फिर से ये एंजाइम्स क्या करेगा, मान लो ये सीक्वेंस रॉन्ग थे, यहाँ पर ये सीक्वेंस हमारा सही था, ठीक है, यहाँ पर हमारा सही है। तो अब ये बैकवर्ड डायरेक्शन में आ गया। अब इसको आगे बढ़ने के लिए जो हमारा सही था सी, यहाँ पर सी आना चाहिए था, लेकिन ये अगर जब तक ये वाला सही सीक्वेंस क्लीव नहीं होगा ना, चेन आगे नहीं बढ़ेगी। तो अब ये क्या करता है, 5' to 3' डायरेक्शन में भी क्लीवेज कर देता है, ठीक है। यहाँ पर सही सीक्वेंस ऐड ऑन होते जाएंगे, ए जी जी ऐड ऑन होते जाएंगे। जैसे ही यहाँ पर पहुंचेगा ये इसको भी क्लीव कर देगा, मीन्स 5' to 3' डायरेक्शन में भी ये क्लीव कर देगा, और फिर से चेन जो है इस तरह से आगे बढ़ती जाएगी। तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो होता है ये प्रूफ रीडिंग करता है, ये करेक्टिंग करता है एरर्स को, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है डीएनए की रिपेयरिंग में। डीएनए डैमेज, डीएनए मिसमैच हो जाता है, तो उसकी रिपेयरिंग में डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये एंजाइम 3' to 5' एंड 5' to 3' दोनों ही डायरेक्शन में प्रूफ रीडिंग करके रॉन्ग सीक्वेंसेस को क्लीव कर देता है और फिर चेन को आगे बढ़ाना स्टार्ट कर देता है। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चीज जो है यहाँ पर जो स्ट्रेंथ से आपको बताइए क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं डीएनए पॉलीमरेज सेकंड। इस कैटेगरी के जो एंजाइम्स होते हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है रेप्लिकेशन में, ये तब काम में लिए जाते हैं जब डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंड डीएनए पॉलीमरेज थर्ड ये हमारे को अवेलेबल नहीं होते, एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, ये जो है रेप्लिकेस के नाम से जाने जाते हैं। ये रेप्लिकेशन के इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं। ये एंजाइम्स चाहे डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट हो या डीएनए पॉलीमरेज सेकंड हो या डीएनए पॉलीमरेज थर्ड हो, सभी 5' to 3' डायरेक्शन में रेप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। लेकिन 3' to 5' डायरेक्शन में एंड 5' to 3' दोनों डायरेक्शन में एक्सोन्यूक्लियोटाइड डिग्रेडेशन की एबिलिटी केवल डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के पास में होती है, ये आपको ध्यान रखना है। सभी टाइप के जो डीएनए पॉलीमरेज हैं, चाहे फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, ये जो है 5' से 3' डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन करते हैं, मीन्स रेप्लिकेशन करते हैं। ये अभी हमने पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से याद कर लेना, समझ लेना अच्छे से। और सभी जो डीएनए पॉलीमरेज हैं उनके पास में 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियसेस की एक्टिविटी भी होती है, मीन्स 3' to 5' डायरेक्शन में एक्सोन्यूक्लियोटाइड डिग्रेडेशन भी करते हैं। लेकिन डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के पास में 5' to 3' डायरेक्शन में भी एक्सोन्यूक्लियोटाइड एबिलिटी होती है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रूफ रीडिंग में, डीएनए एरर्स को ठीक करने में, डीएनए डैमेज एंड मिसमैच रिपेयरिंग को ठीक करने में। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लीनाउ फ्रेगमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लीनाउ फ्रेगमेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्लीनाउ फ्रेगमेंट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट की रिएक्शन कराएं किसी प्रोटीएज के साथ में, ठीक है, प्रोटीएज कौन सा, सब टिलिजिन प्रोटीन के साथ में, सब टिलिजिन प्रोटीन के साथ में जब हम इसकी रिएक्शन कराते, प्रोटीएज है, तो इसके दो फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट दो फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है, एक स्मॉल फ्रेगमेंट बनता है और एक लार्ज फ्रेगमेंट बनता है। जो लार्ज फ्रेगमेंट बनता है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का, उसको हम कहते हैं क्लीनाउ फ्रेगमेंट, ठीक है, उसको हम कहते हैं क्लीनाउ फ्रेगमेंट। ये जो क्लीनाउ फ्रेगमेंट होता है, ये फ्रेगमेंट 5' to 3' डायरेक्शन में पॉलीमरेज कर सकता है, एबिलिटी होती है इसके पास 5' to 3' डायरेक्शन में पॉलीमरेज करने की।
3' से 5' डायरेक्शन में ये एक्सोन्यूक्लियस की तरह भी काम करता है, मीन्स एक्सोन्यूक्लियोलिटिक डिग्रेडेशन कर सकता है, लेकिन इसके पास 5' टू 3' डायरेक्शन में एक्सोन्यूक्लियोलिटिक डिग्रेडेशन करने की एबिलिटी नहीं होती है, ये आपने ध्यान रखना है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं जो कि आज हमने पढ़े हैं, उन टॉपिक से रिलेटेड है। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरी दैट लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का तेजी से विकास हुआ, किसकी खोज के बाद में हुआ था, ये बताना है। डिस्कवरी ऑफ डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए, डिस्कवरी ऑफ डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल, और डिस्कवरी ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, और ऑल ऑफ दिस। सो ऑप्शन सी इज राइट हियर, डिस्कवरी ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की खोज के बाद रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में तेजी से रैपिडली प्रोग्रेस हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगल स्ट्रैंडेड अनपेयर्ड एक्सटेंशंस formed by restriction enzymes upon cleavage is called as। क्या कहते हैं, restriction enzyme से क्लीव होने के बाद जो सिंगल स्ट्रैंडेड अनपेयर्ड डीएनए के एक्सटेंशंस मिलते हैं, ब्लंट एंड्स, फ्लश एंड्स, स्टिकी एंड्स, और नन ऑफ दिस। ऑप्शन सी इज राइट हियर, स्टिकी एंड्स बन जाते हैं इस तरह से, ये जो एक्सटेंशन है ये स्टिकी एंड्स कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस आर रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिविटी ऑफ टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। कौन सा आयंस जरूरी है टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए? कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, क्लोरीन आयन और मैग्नीज आयन। ऑप्शन बी इज राइट हियर, मैग्नीशियम आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन बैक्टीरिया एंड आर इन्वॉल्व्ड इन होस्ट रेस्ट्रिक्शन सिस्टम। Cleave viral DNA inside bacteria. Are enzymes involved in defense against bacteriophages? All of these. So यहाँ पर ऑप्शन डी राइट है, all of these restrictions enzyme बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं और इन्वॉल्व होते हैं होस्ट के रेस्ट्रिक्शन सिस्टम में। ये क्लीव करते हैं वायरल डीएनए को जो बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है, एंड ये एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं डिफेंस मैकेनिज्म में, बैक्टीरियोफेज के अगेंस्ट बैक्टीरिया के डिफेंस मैकेनिज्म में। मीन्स ये जो एंजाइम्स है बैक्टीरिया की हम कह सकते हैं इम्यूनिटी होती है, ठीक है, इम्यूनिटी देते हैं बैक्टीरिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कैपेबल ऑफ मेकिंग इंटरनल कट्स इन अ डीएनए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड। ऐसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो कि डीएनए मॉलिक्यूल्स में इंटरनल कट्स लगाते हैं, रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियेज है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज है, बोथ ए एंड बी, और एसआई न्यूक्लियेज। सो ऑप्शन बी इज राइट हियर, जो इंटरनल कट्स लगाते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट टाइप 2 एंजाइम आइसोलेटेड वाज। कौन सा फर्स्ट टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम था? इको R1, यहाँ पर ये हिंड सेकंड है, हिंड सेकंड, बाम H1 और SAL1। सो ऑप्शन बी इज राइट हियर, हिंड सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि कौन सा टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस के लिए सही है, हमको बताना है। बाई फंक्शनल एंजाइम विद बोथ एंडोन्यूक्लियस एंड मिथाइलेज एक्टिविटी। टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक बाई फंक्शनल एंजाइम है जिसमें एंडोन्यूक्लियस और मिथाइलेज दोनों एक्टिविटी होती है, तो रॉन्ग स्टेटमेंट है। हमने पढ़ा है टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स में केवल एंडोन्यूक्लियस की एक्टिविटी होती है, मिथाइलेज नहीं करता। कंटेन्स 2 आइडेंटिकल सब यूनिट्स, तो ये सही, इसमें 2 सब यूनिट होती हैं। रेस्ट्रिक्शन रिक्वायर्स एटीपी एंड मैग्नीशियम आयन, तो टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स मैग्नीशियम आयन तो जरूरी होता है एज ए कोफैक्टर, लेकिन इनको एटीपी नहीं चाहिए होता, इसलिए सी वाला स्टेटमेंट भी यहाँ पर रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट देखें, क्लीवेज साइट इज एट और नियर रेस्ट्रिक्शन साइट, तो ये सही है, इसकी जो क्लीवेज साइट होती है विद इन रेस्ट्रिक्शन साइट या उसके पास में होती है। सो ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। सो सेकंड वाला जो ऑप्शन है बी एंड डी ओनली इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ डीएनए पॉलीमरेज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। डीएनए पॉलीमरेज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, नॉट ट्रू हमारे को बताना है। फर्स्ट पढ़ते इन्वॉल्व इन दी रेप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज के रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होता है। सेकंड है यूजेस आरएनए एज ए टेम्पलेट, आरएनए को एज ए टेम्पलेट यूज करता है।
यूज्ड इन कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए क्लोनिंग। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए क्लोनिंग में इसका यूज होता है। सिंथेसाइजेस डीएनए फ्रॉम आरएनए, आरएनए से डीएनए को सिंथेसाइज करता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन होंगे। कौन सा ऑप्शन होंगे स्टूडेंट्स, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। आज की क्लास में हमने बायोटेक्नोलॉजी क्या है, बायोटेक्नोलॉजी की ब्रांचेस कौन सी होती है, कौन कौन सी साइंस की ब्रांचेस बायोटेक्नोलॉजी में काम आती है, स्कोप क्या होता है बायोटेक्नोलॉजिस्ट, उनके वर्क एंड साथ ही टूल्स में एंजाइम्स को हमने पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में हम वेक्टर को पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो बच्चों आप लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।